सो हेलो डियर बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल भैयास क्लासरूम में। मैं हूं आपका श्रेयस भैया और मैं आ गया हूं फिर से आपके बीए थर्ड ईयर इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि होने वाला है इन्वायरमेंटलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आज इस वीडियो में हम उस सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के बच्चे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में, फिर हम जानेंगे कुछ स्कॉलर्स के व्यू, साथ ही में हम जानेंगे अप्रोचेस टू स्टडी इन्वायरमेंटलिज्म, फिर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, फिर हम जानेंगे यूएनएफसीसीसी के बारे में। साथ ही में वीडियो के एंड में मैं कुछ पीवाईक्यूज लेके आया हूं जो यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड आई नो कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, लास्ट तक बने रहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और जिन पीवाईक्यू के एनालाइजेशंस को मैं आपको समझाता हूं उस पर फोकस करते हैं, तो इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइस। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटलिज्म इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये आएगा कि भैया इन्वायरमेंट को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रेलेवेंस है पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे, इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कैसे इन्वायरमेंटलिज्म भी आपकी पॉलिटी को या आपके पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। अब जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्वायरमेंट एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता जा रहा है पॉलिटी के भी कंसर्न में, कि इन्वायरमेंट चेंज की बात हो रही है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आप देखते हो ना, जैसे आपके बाहर कितनी जल्दी जल्दी गर्मी बढ़ रही है और कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आपके यहाँ लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहती है कि आप सोलर पैनल ऑप्ट करो, आपको एनर्जी बचानी है, आप गाड़ी कम चलाओ, क्योंकि जितना ये इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, जितना गर्मी बढ़ रही है, आप पेट्रोल कम बर्न करो, आप ईवी व्हीकल यूज़ करो, इससे गवर्नमेंट की भी बचत होगी, इसमें इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंटलिज्म हमारे जो पॉलिटी है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, उससे रिलेटेड है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं इसके बारे में। So, environmentalism in international politics refers to the concern, awareness, and policy orientation aimed at protecting the natural environment from degradation caused by human activities and addressing global ecological challenges such as climate change, pollution, biodiversity loss, and resource depletion through international cooperation and governance। अब देखिए मैं बताता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। कि इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है कि कंसर्न मतलब बच्चे चिंता, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, एंड पॉलिसी ओरिएंटेशन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब इन्वायरमेंटलिज्म का मोटा माटी मतलब आप ये समझो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कंसर्न आने लगा देशों को इन्वायरमेंट के प्रति, ये अवेयरनेस आने लगी कि भाई जो हमारा ये पर्यावरण है ना, इसको नुकसान बहुत पहुंच रहा है और इसको नुकसान पहुंचने के चलते अल्टीमेटली लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, अल्टीमेटली इस सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है जहां पे हम सब रहते हैं, हमारी कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है। तो जैसे अगर बहुत लेम टर्म में बात करूं, जब आपको कोई असुविधा होती है, जैसे जब किसी देश की जनता को असुविधा होती है, तो सरकार कोशिश करती है ना कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे जनता की असुविधा कम हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी एरिया में दिल्ली के बहुत लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं या वाटर सप्लाई बहुत कम है, तो लोग वहां के परेशान होते हैं। तो फिर सरकार क्या करती है, टैंकर भेजती है। सरकार कहती है कि नहीं, हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कह के रखा है कि गर्मियों में 20 घंटे से प्लस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप दीजिए, है ना। तो मेन ये यही कह रहा है कि इन्वायरमेंटलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ है जहां पर सरकारें कंसर्न दिखाती हैं, अवेयर होती हैं और पॉलिसी बनाने की कोशिश करती हैं। किस लिए? कि नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। जो मतलब किससे बचाया जा सके? उस नुकसान से जो ह्यूमन एक्टिविटीज से हुआ है। मतलब नेचुरल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको रिवाइव किया जा सके, उसको फिर उतना ही अच्छा बनाया जा सके जितना वो पहले था। क्योंकि इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज से। अब आप पूछोगे भैया ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे नुकसान हुआ है, तो बच्चे देखो, हम लोग माइनिंग करते हैं, आपको पता होगा माइनिंग से हम कोल निकालते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो भाई, अगर पूरे देश को बिजली आपको पूरी करनी है तो कुछ कोल तो आप बाहर से एक्सपोर्ट करोगे, पर आप अपने आप ही तो माइनिंग करोगे। तो माइनिंग करने में क्या करोगे, आप ब्लास्ट करोगे, आप केव्स डिग करोगे, आप अंदर अर्थ डिग करोगे। तो ये सब इन्वायरमेंट को ही तो नुकसान पहुंचा रहा है। फिर जो कोल का प्रोडक्शन होता है वो AQI को भी बहुत इम्पैक्ट करता है, जिसको आप कहते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे आप अगर MP के सिंगरौली साइड एरिया में जाइए और वहाँ देखिए जहाँ कोल माइंस हैं, तो वहाँ की हवा बहुत अच्छी नहीं होती है।
तो जो हवा है, हवा तो एनवायरनमेंट का पार्ट है बच्चे, लेकिन वो हवा दूषित कैसे हुई, या हवा वो हवा गंदी कैसे हुई? भाई उसको डिग्रेड करने में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रोल है, जैसे कि माइनिंग। इसी तरह जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, जैसे दिल्ली में एक्यूआई इतना ज़्यादा है। एक्यूआई इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि पंजाब साइड लोग पराली जलाते हैं। पराली क्या होता है? जो लेफ्ट ओवर बचता है ना खेती करने के बाद, लोग पराली जलाते हैं। पराली से पूरी हवा गंदी हो जाती है, पूरी विंड जो है वो दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली का गिरता जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये काम मत करो, पराली मत जलाओ। तब भी अगर लोग नहीं मानते तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि चलो इससे तो नुकसान हो ही रहा है, अब आप ऑड इवन करके गाड़ी चलाओ, मतलब रेगुलर कार भी मत यूज करो, क्योंकि ये भी तो इम्पैक्ट कर रहा है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो मेन वो यही कह रहा है कि इन्वायरमेंटलिज्म एक ऐसा कंसर्न या अवेयरनेस है जहां पर सरकारें ऐसा पॉलिसी फॉर्म करने की, ऐसा पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश करती हैं ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को और गिरने से बचाया जा सके और खराब होने से बचाया जा सके, वो खराबी जो ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते हो रही है। एंड एड्रेसिंग ग्लोबल इकोलॉजिकल चैलेंजेस, जिससे ग्लोबल इकोलॉजिकल चैलेंजेस एड्रेस हो रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बच्चे क्या है? क्लाइमेट चेंज यही है, देखो एक्यूआई खराब हो रहा है, हम और आप गाड़ी और एसी चलाते हैं इतना ज़्यादा, तो आपको पता होगा बाहर ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं गर्मी में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, आप जंगलों को काटते हो ताकि आप वहाँ पे कुछ कुछ सेट कर सको, तो इसको बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। एंड रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन जैसे बच्चे, जैसे ये देखो कोयला क्या है? कोयला रिसोर्स है। तो कोल को जब निकाला गया, तो कोल एक रिसोर्स है, एक अर्थ का रिसोर्स है, तो उसका डिप्लीशन भी तो हो रहा है भाई। आप कोयला कहीं अंदर बंद थोड़ी रहा, अंदर फैक्ट्री थोड़ी है, अंदर तो वो पुराना ही डिपॉजिटेड कोल है जो बहुत पहले का बना हुआ है, तो उसको आप निकाल के यूज कर रहे हो, तो जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी तो कम हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ये काम इंश्योर कैसे करती है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन से और गवर्नेंस से। अब पूछो भैया इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऐसे कि बच्चे देखो, ये धरती जो है ये तो हम सब की है। अब इसमें ये थोड़ी कि इंडिया कहेगा कि नहीं हम तो गंदगी नहीं करेंगे और बाकी सारे देश मिलके पूरा एकदम इन्वायरमेंट को पल्यूट कर दें, इन्वायरमेंट को गंदा कर दें। अगर ऐसा होने लगेगा बच्चे, तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट हम पे भी तो पड़ेगा। जैसे आप खुद बताओ कि अगर कहीं इन्वायरमेंट मान लीजिए बहुत ज़्यादा एकदम वर्सन लेवल पे खराब होता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे तक भी तो आता है, चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए। डायरेक्टली कैसे आता है? जैसे आप देखो कि अगर कभी भी चाइना की तरफ या पाकिस्तान की तरफ कोई भी मान लीजिए, फॉर एक सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए, कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंटल एक्टिविटी हो जाए, मान लीजिए साइक्लोन आ गया या कुछ भी ऐसी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन डेवलप हो जाए, तो आपको लगता नहीं कि क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा? भाई हो सकता है मौसम बदले, हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश ना हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सबको पड़ता है, तो ये डायरेक्टली हो गया। अब इनडायरेक्टली क्या हो गया बच्चे? इनडायरेक्टली ये हो गया कि जैसे रिवर पोल्यूशन हो गया, एक कंट्री में रिवर पोल्यूशन हुआ खूब जम के, मान लीजिए सारे उसकी इंडस्ट्री के वेस्ट डाल दिए गए रिवर्स में, सारे हार्मफुल केमिकल डाल दिए गए, पर बच्चे नदी तो बह रही है। नदी थोड़ी जानती है कि ये एक्स देश है, ये वाई देश है। तो ये सबके लिए हार्मफुल है। जब वो एक्स देश में गंदगी डाली तो वो वाई देश तक पहुंची, तो वाई देश को भी तो नुकसान करेगी। तो गवर्नमेंट सारे पूरे वर्ल्ड की क्या करती है कि साथ में कोऑपरेट करती है, सारी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट करती है कि हम साथ में कोऑपरेट करेंगे, हम ऐसे कानून बनाएंगे जो हमारे पर्यावरण का प्रोटेक्शन कर सके। किससे प्रोटेक्शन कर सके? उस डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन कर सके जो हमारे लोगों ने इन्वायरमेंट को किया है, या हम ही लोगों ने जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट को किया है। जैसे हमने कोल को निकाला है, ऐसे हमने बहुत सारे मिनरल्स को निकाला है, ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं। तो हम ऐसे कुछ कानून बनाएंगे जिससे हमारा ये जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है, जो इसका डिग्रेडेशन होता जा रहा है, जो इसका स्तर गिरता जा रहा है, दिन ब दिन पर्यावरण खराब होता जा रहा है, ये ना हो। इसी तरीके से बच्चे इन्वायरमेंटलिज्म पॉलिटी से या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्ट्रगल फॉर पावर हैज़ लेड टू ग्लोबल स्ट्रगल फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। बच्चे बहुत अच्छी लाइन है, ये एग्जाम में आप अपने ज़रूर लिखना। ग्लोबल स्ट्रगल फॉर पावर मतलब सोचिए पूरी दुनिया में आज एक स्ट्रगल चल रही है पावर की। आप खुद सोचो, पूरी दुनिया में स्ट्रगल चल रही पावर की। अभी रिसेंट में आप यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट देखो, आप रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देखो, क्या है अल्टीमेटली भाई? चाहते हैं कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? पावर का ही तो स्ट्रगल है भाई। अगर सबके अंदर ये हो जाए कि नहीं हमें अपनी पावर नहीं प्रूव करनी है, वी डोंट वांट टू बी पावरफुल, तो लोग
क्यों मतलब क्यों लोग स्ट्रगल करें, क्यों लोग लड़ाई करें, क्यों लोग ये करें? तो जैसे-जैसे ग्लोबल स्ट्रगल फॉर पावर बढ़ रही है, जैसे-जैसे जो देश हैं, उनके अंदर ये इच्छा बढ़ती जा रही है कि हमें पावरफुल बनना है, वी आर द ओनली पावर, हम अकेले ताकतवर हैं। तो इस तरह वो नेचुरल रिसोर्सेज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं? देखो, पावर हाउस सिर्फ़ मिलिट्री के टर्म में नहीं बना जाता बच्चे, कि आपकी मिलिट्री पावरफुल है तो आप पावर हाउस हो। आप पावरफुल तब भी बनते हो जब आपकी इकोनॉमी पावरफुल है। आप पावरफुल तब भी बनते हो जब आपके रिसोर्सेज पावरफुल है। रिसोर्सेज पावरफुल जैसे कैसे? जैसे बच्चे देखो, चाइना क्या करता है, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, अभी आप इस चीज को नहीं जानते होगे, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स होते हैं, क्रूशियल मिनरल्स है, आप समझ लीजिए, इसको एक्सट्रैक्ट करता है। क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए यूज होते हैं। तो चाइना सबसे ज्यादा क्रिटिकल अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है। इवन यूएसए तक को क्रिटिकल अर्थ मिनरल का जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर, इवन यूएस तक डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के लिए। तो जो ये ग्लोबल स्ट्रगल फॉर पावर है, ये ग्लोबल स्ट्रगल फॉर नेचुरल रिसोर्स इस तरह से बन गई कि हर देश एक होड़ में लग गया है कि हम सबसे ज़्यादा कोयला निकालेंगे, हम सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला निकालेंगे, हम सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनेंगे, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, हम सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, हमारा ट्रेड ब्रैकेट सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, या हम सबसे ज़्यादा चीज़ों को ओन करेंगे, हम सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ओन करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो है, जो ग्लोबल स्ट्रगल है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, कि नहीं सबसे ज़्यादा मेरा होना चाहिए, इसने ग्लोबल स्ट्रगल ऑफ पावर भी क्रिएट करके रखा है कि दुनिया आपस में लड़ रही है कि नहीं ये किसका है। जैसे साउथ चाइना सी बच्चे, क्या है, आप अगर सुने हो इसके बारे में, साउथ चाइना सी, लेट मी रेज दिस सॉरी लेट मी रेज दिस अगर आप साउथ चाइना सी के बारे में सुने हो बच्चे, तो साउथ चाइना सी क्या है? साउथ चाइना सी को क्यों चाइना अपने कंट्रोल में रखना चाहता है? भाई वो सी एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। वो चाहता है कि सी से जो मिनरल्स मिलें, जो क्रिटिकल मिनरल्स मिलें, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या रिसोर्सेज मिलें, उसको वो यूज़ करे किसके डेवलपमेंट में? चाइना के डेवलपमेंट में। तो चाइना और पावरफुल होगा, और पावरफुल होगा। इस तरह क्या करके होगा? एक दिन वो चाहता है कि वो यूएस को सरपास कर जाए पावरफुल होते-होते। फिर यूएस क्या करता है? यूएस भी कोशिश करता है, जैसे यूएस ने रिसेंटली में क्या किया बच्चे, वेनेजुएला गया ना, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया। अब आज की डेट में आप देखो तो वो वेनेजुएला का जो ऑयल है वो सेल करता है यूएस। तो ऑयल कैप्चर किया, तो यूएस का क्या इंटेंशन है कि हम ऑयल रिजर्व्स कैप्चर करें ताकि हमारी डिपेंडेंस ईरान पे कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करें। तो जो दुनिया है, जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट में है, ईरान तो बेच नहीं पा रहा है दुनिया को तेल, तो यूएस चाहता है अल्टरनेटिव क्रिएट करना कि नहीं हम ऑयल सेल करेंगे। जैसे यूएस पहले भी शेल ऑयल सेल करता था, पर अब वो ऐसे मेन क्रूड ऑयल सेल करना चाहता है कि हम ऑयल के सबसे बड़े रिजर्व बन जाएं ताकि हम और पावरफुल बन जाएं, सब हमसे तेल खरीदेंगे, मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, मेरे पास खूब पैसा आएगा। इस तरह की चीजें। आगे एग्जाम्पल, यूएस अप्रोच टू मेक कनाडा 51 स्टेट। अच्छा, आपने अभी देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप यूट्यूब पे जाइएगा और एक वीडियो को सर्च करिएगा जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, डीजेटी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि क्यों ना आप मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते हैं, कि अब कनाडा और यूएस जो अलग अलग है, इस बॉर्डर को खत्म करके इस पूरे को यूएस बनाते हैं, क्योंकि कनाडा और यूएस के लोगों में सिमिलैरिटी। ये कोई बच्चे ऐसी बात नहीं है आप सोचो कि यूएस बहुत उदारवाद है या अमेरिका बहुत ज़्यादा खुले दिल का है कि आओ तुम मेरा देश बन जाओ, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। बच्चे, दुनिया में या इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे ख्याल अगर होने लगे तो दुनिया बहुत साफ हो जाएगी, इट विल बिकम अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। पर बच्चे, दुनिया में ऐसे ख्याल नहीं होते हैं। यूएस क्यों चाहता है कनाडा को? यूएस इसलिए चाहता है कनाडा को कि अभी तक तो यूएस में जितने रिसोर्सेस थे वो तो यूएस ने एक्सप्लोर कर लिए, उनको तो खनना शुरू कर दिया, उनको तो पाना शुरू कर दिया। अब यूएस चाहता है कि हम कनाडा में भी, अगर कनाडा भी यूएस हो जाएगा तो कनाडा के जितने रिसोर्सेज है, चाहे कनाडा का कोल हो गया, चाहे कनाडा का आयरन हो गया, चाहे कनाडा का जितना भी रिसोर्स हो गया, ये सब भी यूएस के कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो यूएस की आज रिसोर्स पावर है वो डबल हो जाएगी, मतलब 2 गुना रिसोर्स यूएस के पास हो जाएगा। फिर यूएस और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा सेल करेगा, और बड़ा पावर हाउस बनेगा। आप इस वीडियो को जाके यूट्यूब पे चेक करना कि कैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने सामने ऑफर देते हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनको रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, जैसे कि इस व्हाइट हाउस को नहीं बेचा जा सकता। इवन दैट वो वीडियो भी है जो व्हाइट हाउस का है। फिर ट्रंप उसको मतलब एग्री करना नहीं चाहते थे, पर क्या करें, एग्री तो करना ही पड़ा। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, और यही चीज़ है कि कोई भी देश दूसरे देश को कैप्चर करना ही इसलिए चाहता है, दूसरे देश की ज़मीन कैप्चर करना ही इसलिए चाहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से रिसोर्स खींच सके। देखिए, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को कैप्चर करने का, वो यही होता है। एक्सपेंशन बहुत
कम, मतलब बहुत है वो भी ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आपको अपनी टेरिटरी सिर्फ बढ़ानी हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको वहाँ के रिसोर्स चाहिए। आपको चाहिए कि वहाँ की नदियाँ आपको मिले, वहाँ के खनिज आपको मिले। खनिज मतलब समझ रहे हो बेटा, माइनिंग मिले आपको, वहाँ के कोल माइंस मिले, वहाँ की ज़रूरी चीज़ें मिले, ताकि आपके देश की शक्ति बढ़े, आपके देश में पूर्ति हो चीज़ों की। अगला एग्जाम्पल क्या है? रशियाज कैप्चर ओवर 20% यूक्रेनियन टेरिटरी एंड क्रीमिया इन पास्ट ईयर। आपको पता होगा भी रशिया यूक्रेन वॉर में 20% यूक्रेन की टेरिटरी रशिया ने कैप्चर की है। और क्रीमिया, अब मैप में जाके सर्च करिएगा, यूक्रेन के पास ही एक छोटी सी टेरिटरी है क्रीमिया, उसको रशिया ने पिछले लगभग 5 साल पहले कैप्चर किया था। तो क्यों कैप्चर किया था भाई? रशिया को कोई शौक चढ़ा है कि उतना बड़ा देश ऑलरेडी है वो, पर तब भी वो उतने छोटे से टेरिटरी को, एकदम छोटा सा टेरिटरी है क्रीमिया, उसको कैप्चर किया। वो इसको इसलिए कैप्चर किया। अब आप खुद सोचो, अगर रशिया का ये ऑब्जेक्टिव होता कि हम इतनी जमीन और बढ़ा लें, तो ये तो एकदम इलॉजिकल सी बात है कि इतने बड़े देश को इसने एकदम इतना छोटी सी जमीन की जरूरत पड़ गई। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। उसको इस जमीन से ज्यादा जरूरत है कि उस जमीन में क्या क्या मिल रहा है, उस जमीन के अंदर क्या कहीं कोल है, क्या उस जमीन के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उस जमीन के अंदर बहुत सारा, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में बहुत सारी लकड़ियां होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करेंगी रशिया की, और या उसको और पावरफुल बनाएंगी। तो इस तरह की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ग्लोबल कंपटीशन हैज लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन। देखियो, जो ग्लोबल कंपटीशन है बच्चे, वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है किसका? ग्लोबल कॉमन्स का। ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। देखो बच्चे, ये जो लाइन है इसको हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं। अब मैं बताता हूँ। ग्लोबल कंपटीशन, भाई ग्लोबल कंपटीशन की हमें सब मिल जाए। यूएस चाहता है कि हम वेनेजुएला का ऑयल बेच लें, यूएस चाहता है कि ईरान हमसे ऑयल रिलेटेड डील कर ले, यूएस चाहता है कि हम कनाडा को 51 स्टेट बना लें, यूएस चाहता है कि क्या कहते हैं, यूएस चाहता है कि आर्कटिक काउंसिल में यूएस का से हो, मतलब यूएस आर्कटिक रीजन को एक्सप्लोर करे। ये क्या है? ये जो ग्लोबल कंपटीशन है, ये एक्सप्लॉइट कर रहा है किसे? ग्लोबल कॉमन्स को। ग्लोबल कॉमन्स क्या है? ऐसी चीजें जो सबको बिलोंग करती हैं। जैसे मान लो बच्चे, अब कहीं नदी है, या कहीं मान लो बच्चे मिनरल है, या कहीं बच्चे फॉरेस्ट है। अब बच्चे ये किसी एक देश का थोड़ी है। कल को यूएस कह दे कि नहीं, ये जो फॉरेस्ट है वो केवल पूरा मेरा है, ऐसा थोड़ी है बच्चे। ये ग्लोबल कॉमन है। जब पेड़ से, आप ये देखो, जब पेड़ से बच्चे ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो ये पहचान के थोड़ी रिलीज होती है कि हम यूएस के सिटीजन को जाके ऑक्सीजन देंगे और रशिया के सिटीजन को नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब एक ऐसी चीज है इन्वायरमेंट जो सबका है, ग्लोबल कॉमन है, सबका है। भाई नदी मेरी भी है, नदी तुम्हारी भी है, समुद्र मेरा भी है, समुद्र तुम्हारा भी है। भाई समुद्र में जो पानी है वो तुम्हारे लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है। अब यूएस मान लो तेल बेच रहा है वेनेजुएला का, लेके बाहर निकाल के उसका तेल, उसका ऑयल बेच रहा है, ठीक है। ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं है भाई। जो वेनेजुएला का ऑयल है वो वेनेजुएला का भी है, वेनेजुएला के लोगों का भी है। तो इस पे यूएस का क्या राइट बनता है? पर ठीक है, उसने कैप्चर किया है, उसमें उसने ऑपरेशन जमाया है, तो वो बेच रहा है। जैसे ओशन है, मान लो कोई ओशन रीजन है, ओशन रीजन पे यूएस कुछ कर रहा है, तो भाई ओशन में अगर मान लो आज तो तुम कर रहे हो, ओशन में कुछ मिसहैप हो गया, या ओशन में कुछ गंदगी हो गई, या कुछ गलत चीज बन गई, या कुछ गलत केमिकल ड्रॉप हो गया, मतलब केमिकल ड्रॉप इज लाइक, ये थोड़ा इरेलीवेंट हो गया, बट कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो गया, तो उसका इफेक्ट सिर्फ यूएस पे थोड़ी पड़ेगा, उसका इफेक्ट तो फिर पूरी दुनिया में पड़ेगा ना। तो वो यही कह रहा है कि जो ये ग्लोबल कंपटीशन है, जो हर देश कंपटीशन में लगा है ना, कि हम कितने ज़्यादा रिसोर्स ले लें, हम इन्वायरमेंट से कितनी सारी चीज़ें ले लें, कितनी ज़मीन कैप्चर कर लें, ये किसको नुकसान पहुंचा रही है? ये उन ग्लोबल कॉमन्स को नुकसान पहुंचा रही है जो दुनिया की है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे बच्चे मान लो रशिया ने यूक्रेन का कैप्चर कर लिया कोल माइन, ठीक है। थोड़ा सा मेरा माउस से राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो रशिया ने मान लो यूक्रेन का कोल माइन कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये जो कोल है, इससे जो बिजली बनती है, ये तो दुनिया के लिए है ना बच्चे, ये तो दुनिया के लिए, ये तो कोल जाएगा, मान लो यूक्रेन सेल करेगा, पूरी दुनिया को सेल करेगा। तो ये दुनिया की, मतलब ये दुनिया का है ना, मतलब समझ लो आप कि सब देशों का इस पे राइट है ना। पर जब कोई देश किसी को कैप्चर कर लेगा, तो वो कभी चाहेगा कि पहले दुनिया को बेच दूं, पहले सबका उद्धार कर दूं, सबका परोपकार कर दूं, पहले सबके लिए सोशल वेलफेयर कर देता हूं, फिर लास्ट में जो बचा टुकड़ा बचेगा वो मैं ले लूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे।
अगर कोई देश किसी दूसरे देश को कैप्चर करेगा, किसी दूसरे रीजन को कैप्चर करेगा, तो सबसे पहले वो अपना इंटरेस्ट देखेगा ना, कि पहले मेरा पेट भर जाए भाई, फिर दुनिया का देखा जाएगा क्या होगा। तो यही है कि एक्सप्लॉइट कर रहा है ग्लोबल कॉमन्स को। इसी को हम कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसी टर्म मतलब इसी पूरी लाइन को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, कि कॉमन चीजें जो दुनिया के लिए है, जो सबके लिए है, उसके लिए भी एक ट्रेजेडी क्रिएट होती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मीन्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू ऑल बट नोबडी इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। एक चीज और भी है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बच्चे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबको बिलोंग करती है, जैसे मान लो ये पूरा इन्वायरमेंट ही है, ये सबको बिलोंग करता है, लेकिन कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये बताओ, आप कह देते हो कि सर पेड़ नहीं काटने चाहिए, मान लो गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट कह देती है पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट को हाईवे पास करना होता है तो गवर्नमेंट तुरंत पेड़ काट देती है। 1 मिनट में लाखों लाख पेड़, हजारों हजार पेड़ काट दिए जाते हैं। आप कहो कि सर ये तो डेवलपमेंट है, मतलब आप तो कहो कि भैया ये तो डेवलपमेंट है। बच्चे डेवलपमेंट है, लेकिन कॉस्ट क्या है? इन्वायरमेंट ही कॉस्ट है। तो जैसे रिवर हो गई बच्चे, अब रिवर है, मान लो एक देश से दूसरे देश जा रही है, एक देश में उसमें पोल्यूशन कर दिया गया, दूसरे देश में गई तो वहां के लोगों को, वहां के नॉर्मल लोगों को नुकसान कर रही है। तो बेसिकली बात यह है कि ये सबको बिलोंग करता है। देखो, नदी, जंगल, पहाड़, जल जंगल पहाड़, ये सबके हैं, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। नुकसान सब पहुंचा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि नहीं ठीक है, ये सब का है, मैं इसको ठीक करता हूं, मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूं। कोई नहीं, सब अपने अपने मतलब का करके और सब दफा हो जाते हैं कि मेरा तो काम हो गया भाई, बाकी जो होगा देखा जाएगा, मेरे से क्या मतलब है। इस तरह का जो एटीट्यूड है कि मेरे से क्या मतलब है, देखा जाएगा, मेरा काम तो हो गया, यही चीज है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई जल जंगल जमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि इसको बचाएगा कौन। है ये सबका, है ये किसी एक व्यक्ति का थोड़ी है भाई। जंगल में अगर एयर मिलेगी, मतलब अगर पेड़ों से ऑक्सीजन निकलेगी सबको मिलेगी, अगर नदियां साफ बहेंगी तो पानी सबको मिलेगा, है ये सबका, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। पानी मेरे डाल दूं कचरा, देखा जाएगा, हमसे क्या मतलब, बह के आगे चला जाएगा। अरे बह के आगे चला जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा, आपसे क्या मतलब है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये कहलाता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। प्लस मैंने जो आपको बताया कि ग्लोबल कंपटीशन ने ग्लोबल कॉमन्स का एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया, ये भी एक इसमें एस्पेक्ट है। नाउ कमिंग हेंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज बिकेम अ बज़वर्ड। इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्हीं सब कारणों के चलते ये जो टर्म है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा कंफ्यूज टाइप का वर्ड बन गया। कैसे? एक तरफ तो आप कहते हो कि नहीं 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 भैया, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से हमें नुकसान होता है। दूसरी तरफ आप नदी में जहरीले कंपोनेंट्स डाल देते हो अपनी इंडस्ट्रीज के, कह देते हो अरे हमसे क्या मतलब है, देखा जाएगा, नदी यहाँ से तो बही जाएगी, हमसे क्या मतलब है, आगे क्या होना है, हटाओ इसको, यहीं डाल दो। यही चीज है कि आप एक मतलब डुअल नेचर दिख रहा है, एक दोहरा चरित्र वाली बात दिख रही कि एक तरफ आप कहते हो प्रोटेक्ट भी करना है, दूसरी तरफ आप चिंतित भी नहीं हो कि कैसे करना है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड बन गया, एक बड़ा बस वर्ड, एक बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का वर्ड बन गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इस स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्यूज ऑफ स्कॉलर, कुछ फेमस स्कॉलर्स क्या कहते हैं इन्वायरमेंटलिज्म, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंसर्न में बात करते हैं इसके विषय में। सबसे पहले हैं ब्रायन मिलानी। ही टॉक्ड अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम क्वांटिटेटिव वेल्थ टू क्वालिटेटिव वेल्थ। क्वांटिटेटिव वेल्थ मतलब जिसको गिना जा सकता है, जो संख्या वाली, जैसे मनी से उन्होंने कहा शिफ्ट करो क्वालिटी में। क्वांटिटेटिव वेल्थ मींस मनी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। हाँ देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि क्वांटिटेटिव वेल्थ का मतलब होता है मनी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मतलब कि मेरे पास ये हाईवे मेरे देश में बन जाए, मेरे देश में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएं, ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है। ये मटेरियल लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हो कि आपने कितनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, कितनी सारी चीज़ें बना ली, कितना कंक्रीटाइजेशन कर दिया, ये मटेरियल है, ये सब मटेरियल लेवल पे। क्वालिटेटिव वेल्थ इंक्लूड्स पीस। क्वालिटी का मतलब क्या है कि दुनिया में शांति हो, सोशल प्रोग्रेस हो, सब लोग आगे बढ़े, ऐसा ना हो कि गरीबी अमीरी में लोग दबे जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो दबते चले जा रहे हैं। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, और इस पर्यावरण का प्रोटेक्शन हो। तो आप पैसे से हटो और आप इस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से हटो कि नहीं सिर्फ पैसा ही दुनिया में सब कुछ है, जो पैसा कमा लिया वही सबसे बड़ा वो है। भले आप किसी के लाइफ के कॉस्ट पे कर दो, किसी की जान चली जाए, ये चीज़ सही नहीं है पैसा कमाने के लिए। और सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ हाईवे हाईवे बनाते चले जाना है, हमें मतलब समाज का जो सामाजिक विकास है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ
आर्थिक और मटेरियल विकास पे ध्यान दे रहा है कि नहीं खूब अच्छी-अच्छी रोड हो, समाज में भले दंगे हो रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो कहते हैं इस तरह की चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि दुनिया में शांति हो, सोशल प्रोग्रेस हो और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, माने पर्यावरण की रक्षा हो। फिर आते हैं, ही वांटेड अ मैन एंड नेचर टू लिव इन हार्मनी। वो चाहते हैं कि आदमी और नेचर जो है वो एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहे, मतलब पीस में रहे। आदमी नेचर की नीड को समझे और नेचर तो आदमी की नीड हमेशा से फुलफिल करता है। इसी में एक महात्मा गांधी का कोट था, इस तरह था कि इन्वायरमेंट हैज़ और मदर अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ और नथिंग फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब कि जो मदर नेचर है, ये जो इसको आप कहते हो ना पर्यावरण है, ये जो धरती है, जो मदर नेचर है, इनके पास सबकी नीड के लिए पर्याप्त है। जितना आपको ज़रूरत है, उसके लिए इस धरती में, इस पर्यावरण में पर्याप्त है। लेकिन जितनी आपको चाहत है, कि आपको ग्रीड है, आपको पता है ग्रीड तो कभी एंड होता ही नहीं है। लालच तो ऐसी चीज़ है कि बढ़ती चली जाएगी। आज आप एक आईफ़ोन खरीदोगे, कल आपको लगेगा कि मैं अब आईफ़ोन का प्रो खरीद लूँ, प्रो खरीद लोगे तो लगेगा कि अब जो सबसे लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो खरीद लूँ। तो ग्रीड तो ऐसी चीज़ है कि वो कभी नहीं बढ़ मतलब कभी खत्म नहीं हो सकती। तो महात्मा गांधी यही कहते हैं कि नीड के हिसाब से अगर हम देखें कि आपकी ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत के लिए इस नेचर में सब कुछ है, लेकिन लालच के लिए इस नेचर में किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, मतलब इनफ ही नहीं है, कितना भी नेचर दे देगा इनफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस फ्रीडमैन, ही टॉक्ड अबाउट एनर्जी क्लाइमेट एरा। इन्होंने बात की किसकी? एनर्जी क्लाइमेट एरा की। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अफेक्ट लाइफ ऑफ पीपल एट मल्टीपल लेवल्स। ये कहते हैं कि देखो, जब पर्यावरण में समस्या होती है ना, तो वो बहुत सारे लेवल्स में इंसानों की जिंदगी को इफेक्ट करता है। आप ये मत सोचो कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप पेड़ काट रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है, एक एक चीज का फर्क पड़ता है। इट क्रिएट्स चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण बदलता है, वाटर पोल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है। हम और आप कितना व्हीकल यूज करते हैं, कितना पेट्रोल बर्न करते हैं, कितना कार्बन उससे रिलीज होता है। देखो, आप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया में तो आप और भी देख रहे हो कि हर साल गर्मी कितने नेक्स्ट लेवल पे आती है। कभी पिछले साल 42 डिग्री था, इस साल 46 डिग्री है। तो इस तरह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है, मतलब क्लाइमेट बहुत नेक्स्ट लेवल पे चेंज हो रहा है। वाटर पोल्यूशन, नदियां भी गंदी होती चली जा रही हैं। आप देख रहे हो दिन ब दिन आपकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। क्यों? आपको रेस है, हमें इकोनॉमी में बहुत आगे जाना है, हमें वर्ल्ड में सुपर पावर बनना है। आपको एनवायरनमेंट को लेके चिंता नहीं है। आप इस रेस के चक्कर में अपनी नदियों को गंदा कर रहे हो। वाटर स्कार्सिटी, आपको वाटर की ज़रूरत है तो आप खूब अर्थ के अंदर से पानी निकाले पड़े हो। आप देखो, लोग बोरवेल कराएँ, खूब पानी निकालते हैं लोग। यहाँ लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, पानी से रोड धोए जा रहे हैं। आप देखोगे लोग निकाल लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं अपने घर से, 1-1 घंटे घर के बाहर रोड धोते हैं। तो क्या हो रहा है? वाटर स्कैरसिटी हो रहा है। आप देखते हो कि दिल्ली में कुछ एरियाज़ में पानी कितना कम है, कि वहाँ कुछ-कुछ टैंकर्स आते हैं, न्यूज़ में भी आप देखते होंगे। या किसी विलेज एरिया में आप देखो तो वहाँ कभी-कभी ग्राउंड वाटर लेवल इतना डिप्लीट कर जाता है कि वहाँ फिर पानी ही नहीं, फिर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाता, फिर गवर्नमेंट वहाँ टैंकर भेजती है। तो वाटर स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भाई आप देखो, मुझे बताओ, गौरैया एक पंछी होता था। आपने अगर छोटे में अपने देखा हो, गौरैया छोटी-सी चिड़िया होती थी। आज की डेट में वो चिड़िया कहीं नहीं दिखती है, क्योंकि इतना टावर्स आपने लगा दिए हैं, आपने इतना जंगल काटे हैं, आपने इतने पेड़ काटे, इस लेवल पे आपने इस चीज़ को क्रिएट कर दिया है कि मतलब वो बेचारे सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ये एनवायरनमेंट है, जो यहाँ के पशु-पक्षी हैं, जो यहाँ की कंपोनेंट्स हैं, वो बेचारे बच ही नहीं पा रहे हैं आपके नुकसान के आगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती है तो वो इंसानों के जीवन को बहुत नेक्स्ट लेवल पे इफेक्ट करती है, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर स्कार्सिटी हो, या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको क्लियर कर देते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग अप टू अप्रोचेस टू इन्वायरमेंटलिज्म। अब देखो बच्चे, दो अप्रोच होता है भाई, पर्यावरण सुरक्षा के दो अप्रोच होते हैं। मतलब आप समझ लो कि दो टाइप के लोग होते हैं जो पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, इन्वायरमेंट बचाने की बात दो टाइप के लोग करते हैं। अब इन दो टाइप के लोग कौन कौन होते हैं हम ये जानते हैं। पहले होते हैं जो शैलो इकोलॉजी मानते हैं, कि शैलो इकोलॉजी, ये कौन होते हैं? दोज हु वांट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फॉर सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जैसे सरकारें, कि पर्यावरण का रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसानों के लिए। अगर पर्यावरण खराब होगा तो इंसानों पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर पर्यावरण खराब होगा तो गर्मी बढ़ेगी, तो इंसानों को नुकसान पहुंचेगा। तो मतलब पर्यावरण का रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान
इंसानों के सस्टेनमेंट के लिए ज़रूरी है, इंसान रहना चाहिए। अगर पर्यावरण खराब होगा तो इंसान पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नदी खराब होगी तो इंसानों को बीमारियाँ फैलेंगी, समझ रहे हो? इंसान सेंट्रिक अगर कोई पर्यावरण को बचाना चाहता है। ये एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच है। ये दिखाता है मॉडर्न वर्ल्ड थिंकिंग। मॉडर्न वर्ल्ड थिंकिंग मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आज की दुनिया क्या सोचती है, भाई एनवायरनमेंट हम कभी इसलिए बचाते ही नहीं कि नहीं एक पेड़ होना चाहिए। इतना अच्छा तो दुनिया में कोई सोचता ही नहीं है कि एक पेड़ होगा जिसमें पक्षी रहेंगे, कितना सुंदर होगा, इतना कोई नहीं सोचता है। पेड़ इसलिए रहे ताकि इंसानों को सांस मिलती रहे, ताकि इंसानों के लिए गर्मी ना बढ़े, इसलिए पेड़ लगाओ। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड थिंकिंग दिखाता है। अगला है जो डीप इकोलॉजी मानते हैं, दोज हु वांट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट इटसेल्फ। कुछ ऐसे लोग जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं केवल पर्यावरण के लिए, मतलब कि भैया जंगल ही था ये सब कुछ, और जंगल ही मतलब जो पेड़ आप काट रहे हो आप बचाओ, क्योंकि पेड़ के मतलब इंसानों से रिलेटेड नहीं, पर्यावरण को बचना है पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये पहले भी ये इन्वायरमेंट इतना गंदा नहीं था जितना ये साफ था, ये अपने लिए साफ था। लाइक अच्छा अगर आप मैं अगर लेम टर्म में बताऊं कि आप कहते नहीं हो कि मतलब धरती क्यों अच्छी होनी चाहिए, या धरती में क्यों नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, धरती में क्यों पेड़ पौधे लोगों को लगाने चाहिए। दो टाइप के लोग होंगे, एक तो आदमी कहेगा कि नहीं इंसानों के लिए लगाना चाहिए, एक आदमी कहेगा नहीं यार इस धरती के लिए भी तो पेड़ जरूरी है, इंसानों को हटा दो, धरती के लिए भी तो जरूरी है, क्योंकि धरती का भी तो नेचुरल ऑर्नामेंट पेड़ ही है। तो ये वैसे लोग हैं जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं पर्यावरण के लिए, कि पेड़ होने चाहिए भाई, इस धरती के लिए पेड़ जरूरी है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए पेड़ जरूरी है। तो इसलिए मतलब जो लोग पर्यावरण को पर्यावरण के लिए बचाना चाहते हैं उन्हें हम डीप इकोलॉजी मानने वाले लोग कहते हैं। ये एक फिलॉसफिकली है, मतलब ये फिलॉसफी टाइप का है, जहाँ पे आप एक फिलॉसफी देखते हो कि मदर नेचर के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि हमारी मदर नेचर जिंदा रहे, इसलिए ये अटैच टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एक आइडियलिस्ट अप्रोच है। इस तरह के लोग आपको ट्राइब्स में, जैसे आप देखो कि जो जनजाति के लोग होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वो क्यों बचाना चाहते हैं जंगल, वो अपने लिए नहीं बचाना चाहते, वो मतलब उनका हर चीज़ में एक वर्शिप का फॉर्म होता है। वो नदियों को आप देखिए वो नदियों की पूजा करते हैं, वो पेड़ों की पूजा करते हैं। तो उनका एक अपना फॉर्म है लाइफ़ का, उनका जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनका जीने का एक अपना तरीका होता है। तो वो पेड़ को इसलिए नहीं बचाना चाहते कि ये पेड़ उन्हें इन रिटर्न कुछ देगा। जो देगा वो नेचुरली एक्सेप्टेड है, लेकिन पेड़ रहे क्योंकि पेड़ का रहना ज़रूरी है। समझ रहे हो? मतलब पेड़ का होना ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, पेड़ का होना ज़रूरी है इस धरती के लिए, जिस धरती ने पेड़ को जन्म दिया उसी के लिए इसका पेड़ का होना ज़रूरी है। सो इस तरह की चीज़ें जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं, जो इस तरह की आइडियलिस्ट चीज़ सोच रखते हैं, उन्हें हम डीप इकोलॉजी के उसमें कंसिडर करते हैं कि ये डीप इकोलॉजी में बिलीफ रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी क्लियरली। थिंग्स आर ईज़ी, चीज़ें आसान हैं। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट कमेंट कर देंगे, जैसे ही मैं आपके कमेंट को देखूंगा मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। कमिंग अप टू की इशू ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, बच्चे क्या समस्या है पर्यावरण में। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये देख लो कि इन्वायरमेंटल इशू जो है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब जितने भी ये पर्यावरण की प्रॉब्लम है ये आपस में जुड़ी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से सब हो रहा है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे? रिवर पोल्यूशन वेयर नो बडी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप बस बच्चे ये मान लो कि जैसे नदी गंदी हो रही है, जैसे नदी में एक जगह कूड़ा फेंका जा रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ नदी बह के आगे आ रही है, तो नदी तो इंटरकनेक्टेड है ना। अब दो देश ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देश एक्स देश वाई, अब वाई में गंदगी डाल दी, वाई से बह के आ रही है, तो एक्स भी तो गंदा हो रहा है, एक्स की नदी भी तो गंदी हो रही है। फिर मान लीजिए ये नदी किसी गांव में जाएगी, किसी शहर में जाएगी, तो वहां में भी तो पोल्यूशन पहुंच ही रहा है। तो मतलब सारे इशू इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी एक देश में पर्यावरण से रिलेटेड समस्या होगी तो दूसरे देश तक वो पहुंच ही जाएगी किसी ना किसी माध्यम से। अगर किसी एक देश में एयर क्वालिटी गंदी होगी तो कुछ दिन में वहां तक पहुंच, आप जैसे सोचिए, मतलब इसको थोड़ा सा मैं हट के एक दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने सुना होगा ना कि न्यूक्लियर लीक होने लगता है, मतलब न्यूक्लियर में आप देखोगे कि न्यूक्लियर लीक हो रहा है, या किसी का न्यूक्लियर प्लांट अगर डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे फिर सपोर्ट के लिए चीज़ें भेजी जाती हैं, बड़े देश भेजते हैं, जैसे यूएस जैसी कंट्री। जैसे अभी मैं इतना रीसेंट एग्जांपल लूँ तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस जो डैमेज किया है वहाँ पे इनका न्यूक्लियर सेटलमेंट था, और अब न्यूक्लियर लीक हो रहा है, मतलब अब जो ये जो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं ये लीक हो रहे हैं। तो फिर यूएस ने अपना B2B बॉम्बर, ऑल्दो इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन है जो लगाई जाती है, आप चेक भी कर सकते हो ऑनलाइन।
तो यूएस ने अपना B2B प्लेन भेजा था कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ ताकि इस न्यूक्लियर लीक को रोका जा सके। इंडिया ने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ कोई न्यूक्लियर सेटलमेंट है या ऐसा कुछ है। पर इसका मतलब क्या है? यूएस ये चीज़ जानता है कि अगर न्यूक्लियर पाकिस्तान में लीक होगा तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान को इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है। वो हवा के थ्रू या किसी थ्रू हम तक भी पहुँचेगा घूम के कहीं न कहीं से। इसलिए सारे देश उसमें मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि नहीं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसीलिए आप देखो कि जैसे जब वॉर होती है तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती है वो पूरे रीजन की बढ़ती है। भाई वॉर होती है, इतनी हीट निकलती है चीज़ों से, वो इफ़ेक्ट तो पूरे पर्यावरण को करेगा ना, इफ़ेक्ट तो पूरे अर्थ को करेगा। जैसे कहीं न्यूक्लियर वेव्स गिर जाती हैं, जैसे कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो उसका जो रेडिएशन है वो इफ़ेक्ट तो बहुत दूर तक करता है। तो यही चीज़ है। फिर है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। कोई सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ पे बच्चे बिलीव नहीं रखता। कोई ये नहीं चाहता कि पहले हम चीज़ों को यूज़ करें, फिर हम उसको रिकवर होने दें, फिर हम उसको यूज़ करें। है ना? जैसे कोई ये नहीं चाहता कि कोयला को हम यूज़ करें, फिर हम उस माइन को छोड़ दें। फिर हम अगले 200 साल बाद फिर अलाउ करेंगे इस कोयला को यूज़ करने के लिए, तब तक ये रीडेवलप हो जाएगा। नहीं, आप बस यूज़ आप बस यूज़ कर रहे हो, आप रिवाइव करने का सोच ही नहीं रहे हो कि हमें बचाना भी है चीज़ें। हमें सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करनी है। हमें ऐसी ग्रोथ नहीं इंश्योर करनी है जो हमें अपना ही कॉस्ट कर दे। हमें ऐसी ग्रोथ इंश्योर करनी है जो फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी यूज़फुल हो। फिर आता है रिसोर्स डिप्लीशन। लगातार आप कोल निकाल रहे हो, रिसोर्स घट रहा है धरती का। लगातार आप अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हो, रिसोर्स घट रहा है धरती का। चेंज इन एटमॉस्फेरिक एक्शंस देखिए, जैसे मैंने कहा ना वॉर होती है तो हीट बढ़ती है पूरे एरिया की, या जैसे ये देखिए न्यूक्लियर का जो लीक हुआ था, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस जो लीक होने लगे थे, तो ये पूरा एटमॉस्फेरिक एक्शन भी चेंज करता है। आप देखो कि कहीं जैसे जैसे कहीं पे मान लीजिए तूफान आ जाए या कहीं पे मान लीजिए नियर बाय रीजन्स में तूफान, मान लीजिए श्रीलंका में आसपास तूफान है तो तमिलनाडु के कोस्ट वोस्ट भी हाई अलर्ट पे चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? तो एटमॉस्फेरिक एक्शंस भी होते हैं, मतलब सारे इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। एक जगह प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दूसरी जगह वो इवेंचुअली पहुंच ही जाएगी। देन नेक्स्ट इज क्लैश बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में क्लैश होता है। भाई सरकार कहती है कि हम डेवलप करें कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान दें, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा प्रोसेस इंश्योर करना चाहिए कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों इक्वली साथ चले। डेवलपमेंट भी चले और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी चले। इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लमैटिक है कि अगर एनवायरमेंटलिज्म आप इतना ज़्यादा कर दिए कि आपने डेवलपमेंट नहीं इंश्योर किया तो आप खुद ही नहीं रह पाओगे, और डेवलपमेंट आपने इतनी एक्सट्रीम पे जो कि कर रखी है और एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है तो आप तब भी नहीं रह पाओगे। सो ये चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट इज सॉवरेनिटी वर्सेस इंटरनेशनल रेगुलेशन। अब सॉवरेनिटी क्या है बच्चे? सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। इसका मतलब क्या है, मैं लेम टर्म में बताऊं। सॉवरेनिटी का मतलब है कि हर देश की सरकार ये कहती है कि हम सॉवरेन हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। पर इंटरनेशनल रेगुलेशन आ जाती है। जैसे इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर एग्जांपल, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कल को ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ पास हो जाए कि आप अपने देश में 200 किलो कोयला से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो धरती से। बस ये सारे देश इस पे एग्री कर गए कि हाँ ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं। पर फिर एक चंपू देश आएगा, कोई भी फॉर एग्जांपल, वो कहेगा कि मेरा देश, मैं 500 निकालूं, 800 निकालूं या 2000 किलो निकालूं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मेरी सॉवरेनिटी, मेरी संप्रभुता, मेरे फैसले पे कोई बाहरी ताकत अपना डिसीजन नहीं दे सकती। जो मैं चाहूँगा वही मैं करूँगा। तो यही है कि सॉवरेनिटी वर्सेस इंटरनेशनल रेगुलेशन। अगर इंटरनेशनली कंट्रीज़ एग्री भी हो जाएँ कि ठीक है, हम इस तरह रेगुलेट करेंगे, तो कोई देश एग्री नहीं होगा। कोई देश कह देगा कि नहीं ये तो मेरी सॉवरेनिटी है। इसका तो मतलब ये हो गया ना कि आप मेरे देश में क्या होने वाला है, ये मेरे देश के बाहर से डिक्टेट कर रहे हो। मेरे देश के बाहर से बता रहे हो कि आपके देश में अब ये होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा, मेरा देश है, मैं खुद फैसले लूँगा। ये वाली बात आ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली इसमें पूरा वो कहना क्या चाहता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हैं। नदियाँ एक जगह गंदी होंगी तो दूसरी जगह भी उसका इफ़ेक्ट होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ हमें इंश्योर करनी चाहिए, हमें ऐसी ग्रोथ करनी चाहिए जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी बचे। ऐसा नहीं कि हम ही सब अकेले खा पी के हजम कर दिया, आगे वाली पीढ़ी भूखों मर रही है। फिर रिसोर्स घटते जा रहे हैं पूरी धरती के, एटमॉस्फेरिक एक्शंस बदल रहे हैं। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में लगातार प्रॉब्लम बन रही है कि भाई डेवलपमेंट करेंगे एनवायरनमेंट बचाएं, डेवलपमेंट करेंगे एनवायरनमेंट बचाएं। तो इस चीज़ में क्या है कि आपको दोनों मैनेज करके बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिर आ जाता है कि हम अपने फैसले खुद ले लें कि हम किसी बाहरी आदमी का सुन लें, तो ये भी आपस में क्लैश आ जाता है।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस एंड डिबेट। अब ये इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस और डिबेट हैं कि मतलब आज तक सारे देशों ने कितनी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कैसी कैसी उन्होंने डिबेट की है और कैसे कैसे इन्वायरमेंट सेंट्रिक फैसले लिए हैं। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिबेट्स एक्वायर्ड सेंटर स्टेज आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो बच्चे मैं बता दूं, स्टॉकहोम एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, आगे भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद सारे देश सीरियस हो गए थे क्या, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर कि नहीं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेकेंड इज environmental protection efforts started in early 19th century itself। मतलब अर्ली 19th century मतलब 1800 के बाद से कुछ कुछ एफर्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। जैसे उसमें से इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन फ्लोरा 1889। सो एक ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन फ्लोरा 1889। ये सबसे अर्ली अटेम्प्ट था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ। मतलब यहाँ पे पहली बार बात हुई, ऐसा लोग ने सोचना शुरू किया। अच्छा पूछो भैया 1800 में क्यों बात करना शुरू किए? 1800 में बच्चे इसलिए बात करना शुरू क्योंकि 1600 से 1700 के लास्ट तक कह सकते हो या 1800 के शुरू तक आप कह सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल एरा चल रहा था, जब सारे देश इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे, खूब धुआं निकल रहा था, खूब पर्यावरण में गंदगी फैलाई जा रही थी, देश विकसित हो रहे थे, जैसे अमेरिका जैसे देश विकसित हो रहे थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप पढ़ते हो ना अपनी हिस्ट्री में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस चल रहा था, जब ये सब गंदगी फैलना शुरू हुई ना, तब लास्ट लास्ट में देश जागना शुरू किया कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, गंदगी ज़्यादा फैल रही है, रायता ज़्यादा फैल गया। तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन फ्लोरा आती है 1889 में सबसे पहली बार, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करती है। फिर आती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में। इसने क्या प्रिवेंशन किया, किसका, मैरीटाइम पोल्यूशन का, मतलब नदियां और समुद्र गंदे मत करो। शिपिंग का कि हाँ भाई इतना नहीं कि गए तो एक बार में 600 कुंटल मछली मार ले आए, तो मतलब जो मरीन लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करो। और नेविगेशन सेफ्टी की बात की इन्होंने। फिर आता है ग्रीन मूवमेंट इन 1916 एंड 70s। आप देख लो कैसे कैसे धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, धीरे धीरे करके सीरियसनेस देशों की बढ़ती चली जा रही है इन्वायरमेंट के प्रति। फिर हम जब पढ़ेंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तब उसमें जानेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ। सो इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनजीओ। तो ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ 1960 और 70 के समय, जब एनजीओ, आपको पता होगा जो ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने एक्टिव आवाज़ उठाई कि नहीं भाई पर्यावरण को बचाओ, नुकसान मत करो। इसी का रिजल्ट था क्या, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जो कि यूएन अप्रोच के अंदर हो, यूएन क्या बच्चे, यूनाइटेड नेशन के अंदर अप्रोच के अंदर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको क्लियर कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब आता है बच्चे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 इसने शेप किया एनवायरमेंटल डिबेट्स को अगले कई डिकेड्स तक। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था बच्चे कि अगले कई दशकों तक समझते हो, मतलब अगर कई 20-30 साल तक इसने इन्वायरमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके जो सोचने का तरीका है उसको शेप करने का काम किया था। इसमें हमें बच्चे दो चीज़ देखने को मिलती है जब ये कॉन्फ्रेंस हुई स्टॉकहोम। तो इसमें दो चीज़ देखने को मिलती है। एक तो कुछ ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जहाँ पे नॉर्थ और साउथ आपस में कोऑपरेट कर रहे थे। अच्छा बच्चे मैं बता दूं नॉर्थ और साउथ क्या है। नॉर्थ आप मान लो इजी टर्म में वो देश हैं जो डेवलप हो चुके थे। 1972 तक जो देश डेवलप हो चुके थे, जैसे आपको पता है अमेरिका बहुत पहले आज़ाद हुआ था, तो उसका डेवलपमेंट जल्दी हो गया, तो वो डेवलप्ड कंट्री बन गया। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में जो 1600 से लेकर 1800 तक में डेवलप्ड हो गए थे, उन्हें हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं। और साउथ हम उन्हें कंसिडर करते हैं जो आज भी डेवलपिंग है, जैसे अपना इंडिया जो आज भी डेवलप कर रहा है, जो आज भी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा है, जैसे इंडिया जहाँ आज भी माइनिंग हो रही है, आज भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। उन्हें हम मतलब सदर्न पार्ट कंसिडर करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जितने ये एडजेसेंट नेशंस हैं ये सारे डेवलपिंग हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बच्चे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ मिलने देखने को मिली। एक तो कुछ ऐसी बातें हुई, मतलब सारे देशों ने कुछ ऐसी बात की जिसमें नॉर्थ और साउथ स्टेट कोऑपरेट किए। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो एग्री हुई कि नहीं, नहीं ठीक है, ये बात सही कह रहे हो आप। कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ नॉर्थ साउथ आपस में डिवाइड हुआ मतलब नॉर्थ कुछ कह रहा था और साउथ कुछ कह रहा था। मतलब जो देश विकसित हो गए थे, जैसे अमेरिका कुछ और कह रहा था, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो कुछ और कह रही थी कि नहीं नहीं ये ऐसी गलत बात कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं होगा। अमेरिका कह रहा था नहीं ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, कहीं ना कहीं कॉपरेशन था, वही हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है नॉर्थ साउथ कॉपरेशन। जैसे मैंने आपको कहा,
Developed nations would provide technology, expertise, and financial support to developing countries for reducing greenhouse gas emission and environmental protection. तो दोनों देश इस बात पे राजी हुए, डेवलप्ड कंट्रीज भी अमेरिका जैसी और डेवलपिंग कंट्रीज भी मतलब विकासशील देश भी इस बात पे राजी हुए कि जो डेवलप्ड नेशन है जैसे अमेरिका, वो छोटे देशों को क्या देगा, टेक्नोलॉजी देगा, एक्सपर्टीज देगा और कुछ पैसे का सपोर्ट देगा ताकि वो ग्रीन हाउस गैस क्या है, जैसे कार्बन हो गया, मतलब जैसे व्हीकल से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन के एमिशन को मतलब इसको निकलने को कम कर सके और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। इस पे दोनों देश राजी हो गए कि नहीं ठीक बात है कि जो देश भाई जो विकसित है वो हमें कुछ कुछ सपोर्ट करेगा तब तो हम कर पाएंगे, हम अकेले थोड़ी कर पाएंगे। कुछ फैक्टर ऐसे हुए जिसमें साउथ साउथ के देश कोऑपरेट किए। साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब अब कहोगे भैया साउथ साउथ क्या है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज आपस में कोऑपरेट की। डेवलपिंग कंट्री जैसे मान लीजिए इंडिया और मान लीजिए आप और एक डेवलपिंग कंट्री, मान लीजिए कोई अफ्रीका की कंट्री मान लीजिए, तो वो भी डेवलपिंग है, जो अभी विकास को पाए नहीं है, पा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, अभी डेवलपमेंट उनका चल रहा है। तो जहाँ पे कुछ ऐसा मैटर भी था जहाँ पे साउथ साउथ देश आपस में कोऑपरेट किया, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज आपस में राजी हुई या रजामंदी हुई। कैसे हुई? डेवलपिंग नेशंस ने कलेक्टिवली प्रेशर डाला डेवलप्ड कंट्रीज में ऑन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उन्होंने प्रेशर डाला डेवलप्ड कंट्रीज में कि आपको भी पर्यावरण की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा पूछोगे भैया कि कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ऐसी, देखो बच्चे मैं लेम टर्म में बता दूं, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं कि सर जब 1600 चल रहा था, जब 1700 चल रहा था, जब 1800 चल रहा था, आपने खूब तेल जलाया, आपने खूब कोयला जलाया, आपने खूब पर्यावरण को गंदा किया, आप तो विकसित बन गए, आप तो डेवलप्ड बन गए खूब नुकसान पहुंचा के पर्यावरण को। अब जब 1900 आया, जब 2000 आया, जब हमारी बारी आई डेवलपिंग कंट्रीज की, तो आप कहते हो कि नहीं 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 तुम इतना नहीं कर सकते, तुम्हें ग्रीन हाउस गैस कम करना पड़ेगा, तुम्हें कार्बन कम जलाना पड़ेगा, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इससे सबको नुकसान हो रहा है। तो जब आपने किया अपनी बारी में तब आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब हमारी बारी डेवलप्ड बनने की आई तो आप हमको रोकते हो। तो ये कंट्रीज क्या कहती हैं कि हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कैसे? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकेम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन, मतलब सारे देशों की जिम्मेदारी बन गई। यूएनईपी आपको पता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम आ गया, एग्जिस्ट करने लगा, किसके लिए? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इसको क्लियर कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर ऐसे हैं जहाँ पे नॉर्थ और साउथ अलग अलग हुए। नॉर्थ का आर्ग्यूमेंट था कि डेवलप्ड कंट्रीज आर्ग्यूड दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर कॉमन एंड ऑल कंट्रीज हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था ना कि दूसरे देशों ने कहा कि सर आप तो जब अपने टाइम पे डेवलप हो गए तो हो गए, अब हम हो रहे हैं तो आपको समस्या हो रही है। तो नॉर्थ ने क्या कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि ये धरती सबकी है, ठीक है ना, तो इसमें जितना यूएस काम करेगा उतना ही इंडिया काम करेगा। पर इंडिया क्या कह रहा है कि सर आप तो डेवलप्ड हो और हम तो डेवलपिंग हैं, तो हमें तो मतलब बच्चे ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, हमें तो ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हमारी तरफ से ही ज्यादा पहुंचाया जाएगा। तो यूएस कहता है नहीं 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 नहीं, आप जितनी जिम्मेदारी मेरी है एनवायरनमेंट बचाने की उतनी ही आपकी भी है। पर डेवलपिंग कंट्रीज क्या कहती हैं कि सर आप डेवलप्ड हो, आप बचा सकते हो, लेकिन हम डेवलपिंग है, हमारी ज़रूरत है कि अभी हम इतना काम आगे करें तब तो हम डेवलप होंगे। तो इस तरह का मान लो आप एक ये भी मान सकते हो, मतलब लेम टर्म में कि आप सोचो इस चीज़ को कि एक वेस्टर्न स्ट्रैटेजी भी है कि ये जो कंट्रीज डेवलपिंग है इन्हें डेवलप ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर कल को यही कंट्रीज डेवलप हो गई तो ये डेवलप्ड कंट्रीज जो पहले से हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएस है, इन्हीं को आंख दिखाएंगी। ठीक है, तो नॉर्थ कंट्रीज ने क्या कहा कि ये प्रॉब्लम सबकी कॉमन है भाई, पर्यावरण अब सबकी कॉमन है और हम सबको जिम्मेदारी बराबर लेनी पड़ेगी। साउथ ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? साउथ ने कहा कि नॉर्थ में 23% पॉपुलेशन है दुनिया की, लेकिन ये 23% पॉपुलेशन जो है वो 85% इनकम पूरी दुनिया का कंट्रोल करती है। मतलब 23% पॉपुलेशन लेकिन 85% इनकम है। डेवलप्ड कंट्रीज कंज्यूम मोस्ट ग्लोबल रिसोर्स। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा ग्लोबल रिसोर्स, चाहे कोयला हो चाहे पानी हो, सबसे ज्यादा वही कंज्यूम करते हैं। पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन नॉर्थ इज हायर देन साउथ, क्योंकि भाई सब लोग मतलब सबके पास इनकम है तो सब खर्चा करने को खूब रेडी है, सब खर्चा करने को रेडी है। तो वहाँ गवर्नमेंट डेवलप्ड है तो देखिए 24/7 सबको लाइट देती है, सबको रेगुलर वाटर फैसिलिटी देती है, किसी का 1 मिनट पानी नहीं बंद होता। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन का रिलीज भी नॉर्थ के स्टेट्स ही करना है।
मतलब सबसे ज़्यादा अमेरिका जैसे देश ही कर रहे हैं कि भाई वहाँ लगातार ट्रेड चल रहा है, लगातार ट्रक चल रहे हैं, लगातार बड़े-बड़े हाईवेज़ हैं, ट्रक मतलब 24/7 ड्यूटी में हैं, ट्रेड कर रहे हैं, खूब तेल जला रहे हो, खूब कार्बन उड़ा रहे हो दुनिया में। तो जो पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति, हर व्यक्ति के हिसाब से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो भी नॉर्थ में ज़्यादा है साउथ के कंपैरिज़न में। डेवलपिंग कंट्रीज नीड मॉनेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। जो हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमको आपकी तरफ से पैसे भी चाहिए कि आप पैसे दो हमें काम करने के लिए, और हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज रिक्वायर फंडिंग फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। और जो मेगा बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज के एरिया में। रुक जाइए मैं इसको क्लियर कर दूं। जो मेगा बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज के एरिया में, उसको भी फंडिंग चाहिए डेवलप्ड कंट्री से। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई बायोडाइवर्सिटी है, अब इसको प्रोटेक्ट करना है, तो यूएस इंडिया कहता है कि यूएस जैसी कंट्री इस पे फंड करें, इस पे पैसे दें, ताकि इसका मेंटेनेंस किया जा सके और इसका प्रोटेक्शन किया जा सके। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात करता है साउथ। साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं। Developing countries argued that environmental problems are common but responsibilities are differentiated। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि डेवलपिंग कंट्रीज माने कि इंडिया और इस तरह की कंट्रीज, साउथ कंट्रीज कहती हैं कि प्रॉब्लम तो सबके लिए देखिए बराबर है भाई, पर्यावरण सबके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग है। क्योंकि हम गरीब हैं, या क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। और आप हमसे पहले डेवलप हो गए थे, आप हमसे पहले विकसित हो गए थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दुनिया के प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है, इस पर्यावरण के प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब कि आप ज़्यादा पैसा लगाइए, आप ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा कंजम्पशन को बचाइए, अपने देश में ज़्यादा कंजम्पशन घटाइए कि आपके देश में जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड करिए, ताकि हम चीज़ों को बचा सकें। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है। 2 कारण हैं उसके क्यों कम है, क्योंकि पहले तो सर ना हमारे पास इतना रिसोर्स है, क्योंकि भाई अभी तो हम डेवलप हो रहे हैं, अभी तो हम डेवलप्ड है नहीं, अभी हम डेवलपिंग है। तो ना तो हमारे पास सर उतने रिसोर्स हैं, ना हमारे पास सर इतना पैसा है कि अभी हम ये काम कर सकें। तो ये कहता है साउथ। तो साउथ क्या कहता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नॉर्थ क्या कहता है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर कॉमन एंड ऑल कंट्रीज हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉमन है और सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साउथ कंट्रीज क्या कहती है कि सर ठीक बात, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी अलग अलग है, आपकी ज़्यादा है, हमारी कम है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। ओजोन लेयर आप जानते हो ना, O2 लेयर, जो सन की यूवी रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करती है, ये परफोरेट होती जा रही है बच्चे। परफोरेट मतलब ये फटती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से ना, जैसे हम एसी यूज़ करते हैं, उसका जो पीछे का वो होता है एग्जॉस्ट, इस तरह की चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से इसमें टियर आता जा रहा है। मतलब सन की जो यूवी रेज़ है वो अर्थ में डायरेक्टली एंटर कर रही हैं कहीं-कहीं से। तो इससे क्या है कि यूवी जो रेडिएशन होती है वो हार्मफुल होती है। इंसानों की स्किन के लिए वो स्किन कैंसर कॉज़ करती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज़ करती हैं, गर्मी बढ़ाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, ओज़ोन लेयर का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। फिर आता है बच्चे ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में, जिसने डेफिनेशन दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा ना, कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर सेंट्रिक किया जाए, कि आज के लोगों की भी नीड पूरी हो जाए, जो फ्यूचर में जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी हम इनफ रिसोर्स रखें। फिर आता है बच्चे रियो अर्थ समिट 1992। आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज कंसेप्चुलाइज्ड। मतलब जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कंसेप्चुलाइज्ड हो गया। आपको पता होगा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज कितने हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि भैया कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास। फिर आता है बेटे एजेंडा 21, इनकरेज्ड गवर्नमेंट्स टू टेक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर। एजेंडा 21 हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब प्रमोट किया गया, इनकरेज किया गया कि सर आप कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लीजिए जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी क्या है, इन्वायरमेंट इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है ना, क्लाइमेट चेंज की। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन ब दिन गर्मी असहनीय होती जा रही, मतलब क्लाइमेट बहुत तेज़ बदल रहा है। तो इट वॉज रियलाइज दैट क्लाइमेट चेंज वॉज अकरिंग ड्यू टू रीजन बियॉन्ड नेचुरल फिनोमेना। मतलब यूनाइटेड नेशन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो ये क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है ना, ये नेचुरल नहीं है, कहीं ना कहीं से इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी है। मतलब इंसान भी केयरलेस होता जा रहा है। आप भी खूब गाड़ी चला रहे हो, आप भी खूब 24 घंटे एसी चला रहे हो, खूब हीट बढ़ रही
रही है इन्वायरमेंट में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वर आइडेंटिफाइड एज मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी को भी आइडेंटिफाई किया गया कि नहीं, ह्यूमंस के चलते भी क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा भारी स्तर पे बदलाव आ रहा है ह्यूमन की एक्टिविटी के चलते। नीड फॉर ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन, कुछ ऐसा प्लान चाहिए पूरे वर्ल्ड को, मतलब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सकें और एड्रेस कर सकें, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रोका जा सके और उसे एड्रेस किया जा सके। तो यूएनएफसीसी क्या है बच्चे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ऐसे एम्स देता है, ऑब्जेक्टिव देता है और स्ट्रक्चर देता है जिससे हम क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एम्स क्या? कि कार्बन एमिशन कम करिए भैया, ईवी में गाड़ी में शिफ्ट होइए, पेट्रोल कम जलाइए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या? कि 2025, 2026 या 2027 तक हमको ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, 2031 में हमको ये अचीव करना है। और स्ट्रक्चर कि ये चीज़ें कैसी की जा सकती हैं, तो पहले गवर्नमेंट ईवी को सब्सिडाइज करे, गवर्नमेंट सोलर पैनल को प्रमोट करे, समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम जले, कोयला कम जलाना पड़े, इस तरह की चीज़ें ये बताता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर और एम्स हमें बताता है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, वो क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण खराब हुआ है या चेंज हुआ है। एम ऑफ यूएनएफसीसी, मतलब इसका एम क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, मतलब चाहता है कि ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन स्टैब्लिश हो जाए। जैसे कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है अर्थ पे, तभी अर्थ पे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन क्या करता है कि जो धरती पे सूरज से रोशनी आती है, जिसको हम इनसोलेशन कहते हैं, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जब ये धरती से लड़ के वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, तो ये जो हीट है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा रही है, इसको कार्बन ट्रैप कर लेता है, मतलब इसको कार्बन रोक लेता है, इसको रिलीज नहीं होने देता। तो ये जो हीट ट्रैप्ड रहती है, इसी कारण जो हमारा ये पूरा एरिया है ना नीचे का, जहाँ हम लोग रहते हैं, इतना ज़्यादा गर्म रहता है। जिस तरह से हम कार चलाते हैं, कार से कार्बन निकलता है, हम कोयला जलाते हैं, कोयला से कार्बन निकलता है, ये कार्बन बढ़ते बढ़ते ना इस इन्वायरमेंटल, मतलब इस रीजन में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ रही है। तो जितना पहले हीट निकल जाती थी, अब उतना भी नहीं निकल पा रही, मतलब अब एकदम पूरी की पूरी हीट ट्रैप हो रही है, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग शुड रिमेन बिलो 2 डिग्री एंड प्रेफरेबली विद इन 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, मतलब ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री के बिलो होना चाहिए और प्रेफर्ड है कि 1.5 डिग्री तक होना चाहिए। तो ये इसका एम है और ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे, यही हमारा होता है ये लेक्चर खत्म। आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने में। तो सबसे पहला, व्हाट इज इन्वायरमेंटलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब इन्वायरमेंटलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, इसके मेजर कंसर्न्स को डिस्कस करिए। और सिग्निफिकेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो आप बताओगे यहाँ पे कि इन्वायरमेंटलिज्म क्या है, आप व्यूज लिखोगे उसमें, फिर आप मेजर कंसर्न्स लिखोगे, भाई सस्टेनेबल ग्रोथ है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है, सॉवरेनिटी और इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। और सिग्निफिकेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप क्या लिखोगे? आप यही लिखोगे कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे चेंज हो रहा है क्लाइमेट, तो हमको क्या है, इन्वायरमेंटल सेंट्रिक अप्रोच को प्रमोट करना चाहिए, हमें डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिखोगे। फिर आता है, डिस्कस द मेजर अप्रोचेस टू इन्वायरमेंटलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू शैलो इकोलॉजी एंड डीप इकोलॉजी। ये देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हैं कि शैलो इकोलॉजी क्या है, डीप इकोलॉजी क्या है। इस पे भी आप इन्वायरमेंटलिज्म का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देंगे, साथ में आप फिर लिखेंगे हेडिंग डाल के कि अप्रोचेस टू इन्वायरमेंटलिज्म, फिर आप लिखेंगे शैलो इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन शेपिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आपको रोल और सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है कि एक पहला ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस था जहां पर नॉर्थ और साउथ की कंट्री यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज साथ में आई। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिला, हमें कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और यही कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे जितनी भी एग्रीमेंट आए, चाहे उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, चाहे उसके बाद ब्रुकलिन कमीशन आया, एजेंडा 21 आया, ये सब कहीं ना कहीं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इनका फाउंडेशन पहले ही ले कर दिया था, पहले ही इनके बारे में बता दिया था, या मतलब पहले ही से हमें एक पाथ मिल गया था कि हमें किधर को चलना है। समझ रहे हैं आप? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो आप वही लिखोगे कि यूएनएफसीसी क्या है, कैसे इसने मतलब क्या क्या चेंज हो गया, इन्वायरमेंट क्लाइमेट में कितना ज़्यादा चेंज हो गया, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करना है। क्लाइमेट चेंज क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना है ना, हमें वेलबींग इंश्योर करना है, हमें इन्वायरमेंटल सेंट्रिक गवर्नेंस इंश्योर करना है
है ना? हमें अर्थ के लिए भी प्रोटेक्शन इंश्योर करना है, ह्यूमन्स के लिए भी प्रोटेक्शन इंश्योर करना है, मतलब हमें डीप इकोलॉजी भी इंश्योर करनी है, शैलो इकोलॉजी भी इंश्योर करनी है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिखोगे। देखिए क्वेश्चन हल्के-हल्के टेक्निकल हैं, बट आप देखिए कि हर पॉइंट जितने हमने पढ़ा है, अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक लगा के देखिए तो हर चीज़ विदिन दैट कंटेंट ही आंसरेबल है। कोई भी चीज़ इसके बाहर नहीं है। आप हर चीज़ इस वीडियो के कंटेंट में देखेंगे, अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो वीडियो के कंटेंट से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑन एनवायरमेंटल इशू इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए नॉर्थ साउथ डिवाइड हमने पढ़ा ही था कि क्या कॉन्फ्लिक्ट था। नॉर्थ कहता था कि भाई इन्वायरमेंट सबका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी इक्वल है, और डेवलपिंग कंट्रीज कहती थी कि सारी सही बात है सर, इन्वायरमेंट सबका है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बस थोड़ी अलग है। सर आप पहले डेवलप हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, सर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करिए। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि नॉर्थ का आर्ग्यूमेंट क्या था, फिर साउथ का आर्ग्यूमेंट क्या था, फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साउथ कहता था, फिर कॉमन बट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नॉर्थ कहता था, जो डेवलप्ड कंट्रीज कहती थी। तो इस तरह करके आप इन आंसर्स को आंसर करेंगे, लिख सकते हैं। बच्चे इसके बाद भी अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट ड्रॉप करेंगे, मैं आपको आंसर करूँगा। आई होप ये लेक्चर ईज़ी है, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर बच्चे, इन्वायरमेंटलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आगे भी मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे वीडियो लाने वाला हूं। आपके बीए पॉलिटिकल साइंस को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में सब कवर करने वाला हूं। साथ ही में मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जितनी भी चीज़ें सब कवर करूँगा। साथ ही में मैं फ़िज़िकल एजुकेशन भी पढ़ाने वाला हूँ, तो जो आपके दोस्त फ़िज़िकल एजुकेशन के, उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। फिर इस वीडियो को आप लाइक करिएगा बच्चे, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, सपोर्ट करिएगा। मुझे यूनिवर्सिटी में हमेशा आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है मेरे यूनिवर्सिटी डेज़ में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि बच्चे हमें सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है। सिखाऊँगा मैं, जीतोगे आप, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि नोट से नहीं सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में था कि भैया आपके नोट्स मिल जाएँ, आपके नोट्स मिल जाएँ, आपके नोट्स मिल जाएँ। बच्चे मेरा नोट्स क्या करोगे, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। So thank you for being a part of this learning journey. I hope you have learned so much by this time, and see you in a next video with a very interesting and interesting lecture. Thank you, dear student.